नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार। दी एडू 24 ऑफिशियल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। कुछ लोग को मैथमेटिक्स ऐसा लगता है जैसे सिर्फ टॉपर्स के लिए। ऐसा नहीं है। ये वीडियो में आप बने रहिए, आपका ये कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स टॉपर्स के लिए नहीं है, जनरली सबके लिए है। आजकल के कंपटीशन के माहौल में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, तो इसको छोड़ करके आगे पढ़ रहे हैं, सिर्फ के जीएस वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। मैं आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ मैथमेटिक्स कैसे हम डील करें, कैसे। जो सोच है जनरली लोगों का, मैथमेटिक्स बहुत हार्ड सब, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपका यह सोच बुलाना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मैथमेटिक्स जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, वो स्कूल मैथमेटिक्स ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। स्कूल मैथमेटिक्स कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स से बिल्कुल अलग। जैसा कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे अपने बचपन में, स्टेप्स स्टेप्स भूलना नहीं है। एक स्टेप आपने भूल गए तो आपका नंबर कट जाएगा। उतना स्टेप एक क्वेश्चन के लिए यूज होना चाहिए, उतना आपको पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा, चाहे आपका फाइनल आंसर कुछ भी क्यों ना आए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको स्टेप अगर सही आपने लिखा है तो 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है, हमने आपके स्टेप्स को देखने आ रहे हैं, उनको बस रिजल्ट से मतलब, केवल एक्यूरेसी के साथ आपने सही से मार्क किया है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ स्कूल मैथमेटिक्स कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स से। अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले, इस क्लास में आपको क्या मिलेगा। क्लास में आपको वही मैं फाउंडेशन बताने वाला हूँ। मैथमेटिक्स को किस तरह से पढ़ें, किस तरह से मैथमेटिक्स को पढ़ें कि आपको मैथमेटिक्स बहुत आसान लगे, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया स्कूल मैथमेटिक्स से बहुत अलग होता है। कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में होता क्या है, कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में आपकी स्पीड में वैल्यू करती है, अप्रोच वैल्यू करती है, किसी क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करें ये वैल्यू करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्मार्ट मेथड, कौन से मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 4 5 बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कौन सा मेथड यूज़ करना है, किस अप्रोच के साथ यूज़ करना है, कौन से स्टेप्स को छोड़ना है, वो सब मायने रखती है कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। और फाउंडेशन क्या रहेगा मैथमेटिक्स में, तो पता है, सूत्र को रटना नहीं है, सूत्र को रटना नहीं है, तो यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा। यूज़ करते करते याद हो जाएगा, तो रटना नहीं है। संख्याओं से मित्रता करनी है, फ्रेंडशिप करनी है आप, तब आपको मैथ बहुत आसान। गणना पे नियंत्रण होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेशन कंट्रोल अगर आपका नहीं है, आप बनाते बनाते कहाँ पे मिस्टेक कर जाएंगे आपको खुद पता नहीं। इसलिए कंट्रोल के साथ कैलकुलेशन करना है, और कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर दिमाग में चलाना है कितने मेथड, किस मेथड को यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है अपने लाइफ में, हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ाया। जनरली जो कॉमन मिस्टेक होते हैं वो, ये डिफरेंट सारे मिस्टेक हैं जो एक सामान्य स्टूडेंट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे चढ़ा। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, लेकिन उसको लगा जो मतलब ये शॉर्ट ट्रिक हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं,
उन्होंने शॉर्ट ट्रिक यूज़ किया और उसको सॉल्व कर दिया और गलत आंसर ले आया। आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब देखेंगे जो जनरली जो टीचर पढ़ाते आए हैं वो यूज़ करते जाते हैं, यूज़ करते जाते हैं, आंसर मार्क करते जाते हैं, पता नहीं सही मार्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक तो उनका वीक कैलकुलेशन भी होता है, टॉपर्स के साथ कंपैरिजन भी करते रहते हैं वो हम लोग को नहीं करना है। कुछ लड़के होते हैं जो सिर्फ PYQ बनाते हैं, PYQ भी नहीं करना है। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी मैथ को चाहिए ही चाहिए। बिना कंसिस्टेंसी के मैथ कुछ भी नहीं है। आपके लिए वो पहाड़ के समान ही भारी लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा मैथ। लोग करते क्या हैं, 2 दिन मैथ पढ़ा, 5 दिन, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं। ऐसे मैथ का प्रिपरेशन नहीं। मैथ के लिए आपको डेडिकेट होना, रोज़ 1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसे करके रोज़ सवाल सॉल्व करना पड़े कम से कम। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा जा रहा है वो पता ही नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, BSc में भी पूछा गया होगा, BPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी पूछा गया होगा। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ CO2 इन द, जनरली सब पढ़ के आते रहते हैं, हार देते हैं सीधे 0.03, लेकिन ये नहीं देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जाता है। मात्रा पूछा, परसेंटेज तो नहीं पूछा जाता। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट वैल्यू और परसेंटेज के बारे में उनको पता ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे वैल्यू पूछा गया है, ये तो मान परसेंटेज का होता है। वायुमंडल में CO2 का मात्रा 0.03% होता है, वैल्यू नहीं है। परसेंटेज 100 में मापा जाता है, वैल्यू में नहीं। वैल्यू मापा जाता है 1 में। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, के आगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा। एक्चुअल जो आंसर होना चाहिए इसका ये होना, ये सही। क्या लगा, ये क्वेश्चन मैंने पूछा, मेरे ख्याल से लगभग 40 से 50% स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें से सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है। विच ऑफ दिस इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। लोग पढ़ते जाते हैं लेकिन बेसिक्स वो पढ़ते ही नहीं हैं। नंबर का स्टार्टिंग क्या होता है, क्या प्राइम नंबर होता है नहीं होता है, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। बहुत लोग बस पढ़ते आ रहे हैं 1 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, ये बिल्कुल गलत है। एक प्राइम होता ही नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। अब एग्जामिनेशन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, एक के भी ऑप्शन डाल सकता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जो माइनस में लिखा हुआ है हो सकता है ये भी हो, लेकिन एक्चुअल में होता है माइनस में कभी भी कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। अगर 2 से शुरू हो रहा है, 2 के आगे ही प्राइम नंबर जाएगा, इसके पीछे प्राइम नंबर कभी भी नहीं जाएगा। -1 लिख दो, -2 लिख दो, ये प्राइम नहीं होते। ऐसे ही कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको आगे भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन लेते हैं, दो वस्तुओं का क्रयमूल्य सामान्य है, एक पे 20% का लाभ होता है, दूसरे पे 20% की हानि होती है, कुल परिणाम क्या होगा यहाँ पे।
जनरली रेशियो मेथड से लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लिया 100 है कि 20 का लाभ हुआ तो 120 हो गया। दूसरा को भी 100 मान लिया क्योंकि यहाँ पे क्रैमूल समान है। दूसरे पे हानि हुआ तो ये हो गया, दोनों को जोड़ दिए। इतना करते हैं फिर देखते हैं जो तो इक्वल हो गया, हानि हुआ ना हो लॉस हुआ। 15 से 20 सेकेंड खत्म। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही नहीं है। जब आपको पता है क्रैमूल समान है, एक पे 20% का लाभ होगा, एक पे 20% का हानि होगा, तो एक दूसरे को वो कट कर देंगे। इधर आप आंसर 1 से 2 सेकंड में मार्क कर दिए पढ़ते ही, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। वही हम कॉन्सेप्ट दूसरे पे लगाएंगे। दो वस्तु का क्रैमूल अलग अलग है, दोनों पे 25% का लाभ होता है, कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? अलग अलग है, पता तो नहीं क्या है। एक का 100 भी हो सकता है, एक का 1 लाख भी हो सकता है। लोग इसको लेते चलेंगे एक्स मान करके, 100 मान करके, एक दूसरे को कुछ मानेंगे कुछ मानेंगे। ये सब कुछ करना ही नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्रैमूल अलग अलग है, तो अगर दोनों पे 25% का ही लाभ हो रहा है, एक साथ भी 25% का ही लाभ होगा। इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्हें हम लोग 25 मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, एक पे 30% का लाभ है, दूसरे पे 10% का हानि है, कुल परिणाम क्या होगा? कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो क्रय मूल्य तो समान है, एक पे 30% का लाभ है, दूसरे पे 10% का हानि हो रहा है, तो परिणाम क्या होगा? 30% लाभ में से 10% हानि हानि को घटा देंगे, 20% मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये गलत है, तो आपको बनाना पड़ेगा। मानेंगे रेशियो मेथड से, CP 100 एक पे 30% का लाभ हो रहा है तो 100, दूसरे पे 10% का हानि हो रहा है तो 90 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, ओवरऑल CP यहाँ पे 200 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। डिफरेंस निकलेगा 20 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। 20 को 200 से भाग देंगे जो टोटल CP है। ओवरऑल लाभ कितना हो गया? 10%। देखा एग्जामिनर ने कैसे आपको कंफ्यूज किया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, एक पे 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 10% का हानि हो रहा है, कुल विक्रय मूल्य 200 है, तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा? ये रिवर्स कॉन्सेप्ट है। तो जनरली एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपको कंसेप्ट को समझने के लिए पूछते हैं, तो आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन में आप 20 से 30 सेकेंड आराम से बर्बाद कर सकते हैं। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, एक पे 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 20% का हानि हो रहा है, तो कुल परिणाम क्या होगा? ना लाभ होगा ना हानि होगा। अब इसी का रिवर्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। 10% लाभ है, 10% हानि है, क्रयमूल्य समान है। यहाँ पे विक्रयमूल्य 200 दिया हुआ है, क्रयमूल्य पूछा गया है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो 1 से 2 सेकंड आपको लगेगा। विक्रयमूल्य दिया हुआ है, ना लाभ होगा ना हानि होगा, तो जो विक्रयमूल्य होगा वही क्रयमूल्य होगा। 200 मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुश्किल से 1 सेकंड। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसा कि हम लोग को पता है, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? ऐड करते हैं पूरा नंबर को, और जितना संख्या होता है उससे भाग देते हैं। ऐड करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 3, टोटल कितनी संख्या है? 5। सबको ऐड करेंगे, 8 × 2 = 10, 4 × 10 = 10, 35। 35/5, 7। कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो भी 15 से 20 मिनट
15 से 20 सेकेंड लग जाएंगे। लेकिन एक अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन एपी में लिखा हुआ हो, कोई भी संख्या एपी में लिखा गया हो, तो हम उसके फर्स्ट पद और आखिरी पद को जोड़ते हैं और उसको 2 से भाग कर देते हैं, तो हमका एवरेज निकल के आ जाता है 10/2 5। इस 4 का तो हमको पता चल गया जो 5 एवरेज है। अब इस एवरेज में हम देखते हैं, ये 4 का एवरेज 5 है, ये पाँचवा नंबर जो है 5 से कितना बड़ा है? 5 से ये 10 बड़ा है। ये जो 10 बड़ा है, ये बाकी पाँचों में बराबर बराबर बटेंगे। 5 से भाग कर दिया +2। एक्चुअल एवरेज यहाँ पे निकला था 4 नंबर का, में हम जोड़ देंगे 2 को, तो ये 7 हो जाए। अब लोग कहेंगे सर ये जो आपने बताया अभी, ये तो इससे ज़्यादा हार्ड है। ये हार्ड है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे, पढ़ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो ये सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 नंबर यूज़ किया होगा, 2 4 6 8 15। लेकिन जब बड़ा बड़ा यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे 200 202 204 ऐसे यूज़ किया जाएगा, तो आप जोड़ते रह जाइएगा और आपका 1 मिनट 1.5 मिनट कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 5 संख्या का औसत 12 है, पाँचवीं संख्या 20 है, रिमेनिंग 4 संख्या का एवरेज कितना? यहाँ पे देखिए, फिर से वही करेंगे जो जनरली बेसिक स्टूडेंट क्या करते हैं। 5 संख्याओं का एवरेज 12 है, तो पाँचों संख्या का योग कितना हो जाएगा? 12 × 5 60। पाँचवीं संख्या 20 है, उसको घटा देंगे, 60 में से 20 गया 40। और पूछ रहा है रिमेनिंग 4 का एवरेज कितना है, 40 बचा तो 4 से भाग दे देंगे, 10 हो जाए। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर कितना टाइम लगा करने में? तो आपको 15 से 20 सेकेंड मिनिमम, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो लग ही जाएगा। भाई हम क्या यहाँ पे देखेंगे, एवरेज तो यहाँ 12 है, पाँचवीं संख्या 20 है, 12 से 20 कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। ये जो 8 ज़्यादा है, वो 8 इसमें से घटाएंगे, क्योंकि चार चार जो बाकी संख्या है वो इससे कम होगी, तभी एवरेज यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस 8 को बाकी 4 में बांट देंगे, 2 हो जाएगा। अब इस 2 को इसमें से घटा देंगे, 12 में से, 12 में से 2 को घटाएंगे, 10 आ। मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा इतना करने में आपको। यहाँ पे बताने में मुश्किल आपको लग रहा होगा, जो नहीं टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा यही क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पार्टनरशिप का। तो जनरली सबको पता ही होता है, एक तरफ ए को लिखते हैं, एक तरफ बी को। में 6,000 लगाया, दूसरा ने 4,000 लगाया। अब बाद में लिखते हैं 3 0 से 3 0 ख़त्म करते हैं, अनुपात 2 में होगा। ओवरऑल 5 गया, टोटल प्रॉफिट 5,000 है, 1000 में बटेगा। लेकिन इसमें किसका हिस्सा पूछा जाए? ए का हिस्सा। का हिस्सा क्या है? 3। 4 × 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दाम को 25% बढ़ने पे ₹200 में 200 kg वस्तु कम वस्तु मिलती है। प्राइस इंक्रीजेज बाई 25%, 200 में ₹200/2 kg लेस। ओरिजिनल प्राइस क्या थी? ये आपको ओरिजिनल प्राइस निकाल। इसका 2 मेथड होता है, एक होता है रेशियो मेथड,
एक होता है परसेंटेज मेथड। मैं आपको यहाँ पे दोनों मेथड बताऊँगा, दोनों ही टाइम सेविंग है, दोनों ही कंसेप्चुअल है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो 15 से 20 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लेते हैं परसेंटेज मेथड से करते 200 में खरीदा जा रहा है 2 kg लेस। पहले तो हम 200 का 55% निकालेंगे। मैं तो इतना नहीं करता, यहाँ पर सीधे 1/4 कर देता, आने के लिए लिख दे रहा हूँ। देखते हैं 50 रुपया जो ये है, इसमें 2 kg चीनी खरीदा जा रहा है। 50 रुपया में 2 kg चीनी, यही जो निकला है पर केजी प्राइस कितना हो गया, 25 रुपये kg। मार्क किया, आगे बढ़ गया। यहीं पे गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में, गड़बड़ी में गलत मार्क गलत आंसर मार्क करके चले जाओ। यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है, ये जो आपने निकाला ये करेंट प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस नहीं है। ये जो करेंट प्राइस निकला है इसको आप फिर ओरिजिनल प्राइस में लाने के लिए क्या करेंगे, 25% बढ़ा है तो 25 से भाग देंगे। ये आपका एक्चुअल आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हो गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने जो अभी जितना भी बताया ये सब मेरा टीचिंग अप्रोच है, इस तरह से सॉल्व किए करेंगे क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले भी बात किया था, गणित कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, लोगों के परसेप्शन ने इसे मुश्किल बना दिया। अगर सही तरीका सही अप्रोच करेंगे, गणित आपको बहुत ही आसान सब्जेक्ट लगेगी। किसी भी एग्ज़ाम में बहुत से स्टूडेंट आते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, जैसे 9 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मैथ का पूछा, काफ़ी अच्छा लेवल था। 9 क्वेश्चन कहने को थे लेकिन वो ऑप्शन वाइज थे, हर चीज़ आपको निकालना था। एक्चुअली कहा जाए तो वो 25 क्वेश्चन थे। लोग दरोगा का एग्ज़ाम देने जा, चलिए जीके जीएस करें, मैथ पे कोई ध्यान नहीं देते। मैथ को हल्के में लेके नहीं चल। मैं हमेशा ही कहता हूँ गणित कभी फेल नहीं करती है, गणित जो है कभी फेल नहीं करती है। प्लानिंग फेल, गणित के लिए आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया, कंसिस्टेंट आप है ही नहीं। पीछे भी मैंने बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट कंसिस्टेंट 2 दिन पढ़ेंगे 5 दिन कंसिस्टेंट नहीं है। वही बहुत सारे स्टूडेंट जो दरोगा का एग्ज़ाम दे करके आए, मैथ की वजह से बोल रहे हैं जो मेरा अच्छा पेपर नहीं गया। क्यों नहीं गया, प्लानिंग आपने किया ही नहीं इसके लिए, मैथ के लिए आपके लिए कोई प्लानिंग था ही नहीं। आपने जो सोचा वो हुआ ही नहीं आपके साथ, क्या करेंगे। मैथ कभी फेल नहीं करती है, प्लानिंग फेल करती है। मेरा टीचिंग अप्रोच, सर आपका टीचिंग अप्रोच क्या रहेगा। मेरा टीचिंग अप्रोच ये रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए मैं मल्टीपल मेथड यूज़ करूँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, स्पीड के साथ बताऊँगा। लोग कहते हैं सबका मैथ अलग होता है, चाहे डिफेंस, एसएससी, बीपीएससी, किसी भी सेक्टर का एग्ज़ाम आप उठा के ले लीजिए, मैथ अलग रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबका मैथ सेम ही रहता है डिफेंस हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम उठा के ले लीजिए, वही क्वेश्चन आपके परसेंटेज के मिलेंगे, वही आपको रेशियो के मिलेंगे, वही पार्टनरशिप के मिलेंगे, वही आपको एवरेज के मिलेंगे, जो भी उठाइए। नेक्स्ट क्लास मेरा क्या रहेगा,
नेक्स्ट क्लास मेरा रहेगा डिफरेंट कैलकुलेशन मैथ। मैं आपको ट्रेडिशनल मैथ पढ़ाऊँगा, वैदिक मैथ बताऊँगा, अप्रोक्सीमेशन भी बताऊँगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या रहेगा ये भी सिखाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में आपको एक बहुत अच्छी टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, डिजिटल सम। यूनिट डिजिट, 100 डिजिट में हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मैथ तो जनरली सब मानते ही हैं कि कैलकुलेशन का वो गेम आपका मैं सिखाऊंगा। सब मेथड्स कैसे यूज करना है एक क्वेश्चन में, सब मेथड को ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन में लगे जाए, लेकिन जनरली जो कैलकुलेटिव मैथ होते हैं एक इस अप्रोच से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को। मेरा सिलेबस क्या रहेगा, ये मेरा रहेगा सिलेबस। फर्स्ट क्लास मेरा परसेंटेज से शुरू होगा। मैं कैलकुलेशन मेथड जो पढ़ाऊंगा उसको मैं अपने क्लास में नहीं रखूँगा, वो एक अलग हो जाएगा। जनरली समझिए तो मेरा फर्स्ट क्लास रहेगा परसेंटेज से, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज रिस्क, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एजेस, डिस्काउंट, इलेक्शन एंड पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये बहुत हॉट टॉपिक है आजकल के एग्ज़ाम। एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। ये मत सोचिएगा ये सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा क्या सर, नहीं, इसको मैं ऐड कर दूंगा इसी में परसेंटेज वाले चैप्टर में ही। नेक्स्ट क्लास जैसा कि मैंने बताया क्या रहेगा, पार्ट 1 नहीं रहेगा, एक ही क्लास में मैं आपको पूरा ख़त्म कर क्वेश्चन मैथ को यूज किया जाएगा। ये जुड़े रहिए, ये कनेक्टेड। द Edu24 ऑफिशियल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं था अविनाश कुमार, खैर।